everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. आज जो हमें आर्टिकल्स कवर करने हैं, देयर इज़ अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें से एक एडिटोरियल आज हिंदू के अंदर आया है. सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे रिगार्डिंग फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल. अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये बिल डिस्कस किया हुआ है. इसके फीचर्स जो रहे बिल में, क्या कंसर्न्स हैं, क्या पॉजिटिव साइड है, राइट, एवरीथिंग इससे एसोसिएटेड. सुप्रीम कोर्ट का केस अगर आपको याद हो, नहीं याद तो भी कोई बात नहीं, आज वापस से हिंदू में आर्टिकल आ गया है. कहने की बात यह है कि अगर आप डेली सेशंस देख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है. फिर दूसरी बात, इसमें ऐड ऑन अगर रिवीजन साथ साथ कर रहे हो तो इससे तो ज़्यादा अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सेशन देख लिया, उसको रिवाइज कर लिया, लाइक मंडे टू सैटरडे जो भी कवर किया, संडे को उसकी रिवीजन कर ली. बस इतना कर लोगे तो चीज़ें रिकॉल कर पाओगे. तो फिर जब वापस से हिंदू में आर्टिकल्स रिपीट होते जाते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, राइट. और जो एक दिन आके 4 दिन वाले बच्चे हैं, एक दिन आया 4 दिन गायब, तो फिर वो कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो ये तो मैं चलो आज स्क्रैच से वापस से शुरू कर दूंगी, क्योंकि इसमें मेजर पार्ट जो है एडिटोरियल का वो इसके कंसर्न्स पे है. हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी मेंस का कि कैसे आप उस पर एक आंसर लिख सकते हो. आई गिव यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट एन आंसर. ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात. जब हम डिस्कस करेंगे तो जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आपको पता चली जाएगा. कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, आपके हेल्थ रिलेटेड बेसिकली इशू है एंड प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. फिर एक स्कीम है, यंग प्रोफेशनल स्कीम फॉर इंडियन सिटीजन्स. कैसी स्कीम है, जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है. रीस्टोर सीग्रास. सीग्रास से यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ भी चुका है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो सीग्रास प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. क्या है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जीएस पेपर 3 से भी इम्पॉर्टेंट है. नेशनल कोल इंडेक्स. तो ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होती जाएगी. तो पहला डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल. इससे पहले वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन. डू शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ठीक है, रही बात फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल की, तो इसको समझने के लिए देखो ऐसा है, मान लो यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वास्ट फॉरेस्ट. अब इसकी पूरी पिक्चर को जानने के लिए हम पहले ना ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट समझ लेते हैं, गोदावरमन जजमेंट ऑफ 1996. तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये मैं क्यों बता रही हूँ, वो इस बिल के रेफरेंस में ही है. अब मान लो कि आपके पास एक ब्यूटीफुल, मतलब यू हैव लाइक वास्ट फॉरेस्ट, बहुत से ट्रीज एंड एनिमल्स, राइट. अब सबको ही पता होगा कि वी हैड दैट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. ये लिखा है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. अब न्यूज़ में ये है, हाँ, तो मैं आपको पहले क्या दे रही थी, एग्जाम्पल दे रही थी. तो एग्जाम्पल में ऐसा है कि चलो एक आपके पास फॉरेस्ट है और ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं दैट यू लव. नाउ देयर वाज अ लॉ आल्सो टू प्रोटेक्ट सच फॉरेस्ट इन इंडिया, बट कुछ चेंजेस हुए एंड ये जजमेंट आई. देखो 1996 के अंदर अ पर्सन नेम टीएन गोदवर्मन तिरुमलपर went to Supreme Court of India क्योंकि he was worried about some people cutting down the trees illegally in the forest नीलगिरीज में. अब वो he wanted to protect the forest and animals. वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लॉ है जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इट शुड नॉट जस्ट अप्लाई टू द एरियाज दैट गवर्नमेंट ऑफिशियली मार्क्ड एज फॉरेस्ट. मतलब इसके अलावा कोर्ट सेड दैट कोई भी प्लेस, एनी प्लेस विद ट्रीज शुड बी कंसीडर्ड अ फॉरेस्ट विद एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड. सिंपल भाषा में बात यह है कि अगर कोई भी, मतलब अगर आप देखो ट्रीज हैं एंड इट्स लुक लाइक अ फॉरेस्ट एंड एट, मतलब इट हैज़ ट्रीज लाइक अ फॉरेस्ट, वो एरिया, देन इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ फॉरेस्ट. उसको भी प्रोटेक्शन दी जाएगी, चाहे वो ऑफिशियली सरकार के द्वारा, इफ इट इज नॉट मार्क्ड एज अ फॉरेस्ट, स्टिल इट विल बी प्रोटेक्टेड.
अब ये डिसीजन बहुत बड़ा हो गया, तो आप सोचो इसमें ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा, ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल गई, एंड इवन इफ दे आर नॉट डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, इट हेल्प टू कीप मोर फॉरेस्ट सेफ फ्रॉम बीइंग कटिंग डाउन फॉर टिम्बर फॉर अदर कमर्शियल एक्टिविटीज दैट कुड हार्म द एनवायरमेंट, एनिमल्स, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब ये जजमेंट आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मेंशन करना। ये जो बिल है जो रिसेंटली लोकसभा में पास हुआ है, इसका बेसिकली इट एम्स टू अमेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। अब दिक्कत क्या है, कंसर्न क्या है, राइटर क्या कहते हैं? देखो, इस बिल का जो प्रियम्बल है, इंडेक्स होता है हर किसी का, तो इस बिल का इंडेक्स, इस बिल का प्रियम्बल प्रॉमिस करता है कमेंडेबल ऑब्जेक्टिव्स, नेट जीरो एमिशंस को अचीव करना, कार्बन सिंक को क्रिएट करना, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना। और राइटर कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो इस बिल का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न क्या है? पहला कंसर्न ये है कि इस बिल के अंदर अब क्या हुआ है, नए अमेंडमेंट के स्कोप के अंदर ये आता है कि जो भी गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया, लीगली नोटिफाइड जो हैं आफ्टर दिस 25th of October 1980, दे विल बी गेटिंग प्रोटेक्शन। 25 अक्टूबर 1980 के बाद के जो भी लीगली नोटिफाइड एंड जो गवर्नमेंट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हैं, ये एक्ट जो है उन्हीं को ही एम्बिट में लेगा, सिर्फ वो दोज विल बी गेटिंग दी प्रोटेक्शन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, सो दिस विल रिस्ट्रिक्ट द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 1996, जिसके अंदर तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन बड़ी हो गई थी, राइट। एरियाज विद ट्रीज, दे वर ऑल्सो मतलब टेकिंग इनटू दिस एम्बिट ऑफ प्रोटेक्शन इफ दे आर नॉट लीगली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट, तो भी दे लुक लाइक फॉरेस्ट, तो भी दे वर इंक्लूडेड। लेकिन यहां पर क्या कह दिया कि 25 अक्टूबर 1980 के बाद, after 25th October 1980, those legally notified and government recorded forests will be there. ये जो चेंज है, ये 28% इंडिया के फॉरेस्ट कवर को इफेक्ट करता है। देखो, यहां पर जो स्टेट्स ने पहले रिफ्यूज किया टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज डिस्पाइट दिस जजमेंट, अब वो और भी फ्री हो जाएंगे टू अलाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अनक्लास फॉरेस्ट है नागालैंड के अंदर, जिन despite historical protection they might now be susceptible to destruction. Aravali hills in the Delhi NCR, they may be adversely impacted, right? तो ये पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न है एक्सक्लूजन ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ना, फ्रेजाइल इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? यूनिक, डेलिकेट, सेंसिटिव, ऐसा लगा लो। एक्सक्लूजन ऑफ फ्रेजाइल इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जैसे मान लो एरिया लाइक हिमालयाज है, हाई एल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट है, ये बिल प्रोवाइड करता है कि अगर 100 नॉर्थ मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दायरे तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, दैट इज सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द 100 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो क्रिएट किया जा सकता है, राइट। अब वहां पर चाहे फॉरेस्ट हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब अब दैट इज एक्सक्लूडेड, राइट। ये एग्जेम्पशन दी गई है, सिक्योरिटी रिलेटेड है, सो दैट इज वाई अब वहां पर यू कैन गो फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वहां 100 किलोमीटर के दायरे में मान लो वो हिमालयन लगा लो, देर आर हाई माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज, या फिर इफ दे आर प्लेसेज लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सो वो तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और बायोडाइवर्सिटी वहाँ है। सो ये भी एक कंसर्न है एनवायरमेंटलिस्ट को, दूसरा कंसर्न। तीसरा कंसर्न क्या है? एग्जेम्पशन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मतलब यहाँ पर अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है एग्जेम्पशन फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लाइक जू हो गया, सफारी पार्क, इको टूरिज्म फैसिलिटी। तो ये कहते हैं कि देखो, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो, चाहे वो ग्रीन एरिया आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो, लेकिन वो सब्सटीट्यूट नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम का। जो नेचुरल इकोसिस्टम क्लीन वाटर एंड क्लीन एनवायरनमेंट, वाटर प्योरीफायर की तरह काम करता है, गुड एनवायरनमेंट देता है, वाइल्ड लाइफ टू थ्राइव, सो नेचुरल इकोसिस्टम है, राइट। सो दिस इज द अनदर कंसर्न। अब इस बिल के वजह से विद न्यू चेंजेस, गवर्नमेंट के पास हैज अ लॉट ऑफ पावर टू डिसाइड हाउ फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड, एंड इसकी वजह से देयर आर कंसर्न्स एंड दैट माइट बी यूज्ड, फॉरेस्ट रिसोर्सेज माइट बी यूज्ड विदाउट मतलब
दे मे फर्दर इम्पैक्ट द नेचर। अब आप एग्जेम्पशंस भी इंक्लूड कर दी गई हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद 2-3 कंसर्न्स और हैं। ये जो कंसर्न है दैट इज डिसइनफ्रेंचाइजिंग फॉरेस्ट पीपल। मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, imagine like you are living in a very beautiful forest with your family from like long time ago, several years, it's like your home। तो वहाँ पर ऑब्वियसली यही होता है ना कि आपको इंक्लूड किया जाए, व्हाट इज योर से इन डिसीजन मेकिंग, या डिसीजंस अबाउट द फॉरेस्ट माइट बी मेड आस्किंग यू ऑल्सो एंड अदर पीपल हु आर टेकिंग द केयर ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन इस लॉ के हिसाब से ये आर्टिकल में राइटर मेंशन करते हैं कि कंसर्न इज कि अब जैसे हमारे पास लॉ है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो आर्टिकल में राइटर का ये कहना है कि वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द लैक ऑफ रेफरेंस टू दीज फॉरेस्ट लॉज। ऐसा हो सकता है कि दे माइट नॉट आस्क, right? They are not taking reference of other acts. So by excluding and diverting the forest areas, the bill omits the consultation of forest people institutions. तो ये भी एक कंसर्न है। यहाँ पर नेपाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन कॉन्ट्रास्ट कि नेपाल के अंदर जो सक्सेस रही है वहाँ पर फॉरेस्ट कम्युनिटीज को एम्पावर किया है, वो एक पाइवटल रोल प्ले करते हैं, राइट? सो हैंडलिंग ओवर द फॉरेस्ट टू द लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ पर हैं, जो रहते हैं, उन्हें ऐसा होता है कि ऑब्वियसली उन्हें ज़्यादा पता है, तो उसकी वजह से उन्होंने देखा है कि कंट्री के फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 26% टू 45% ओवर जस्ट 3 decades। सो ये एक नेपाल का एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद एक्सक्लूजन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो उनका ये कहना है, ऑथर का, यहाँ पे राइटर का, कि ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस देना, मतलब वो होता है ना कि विदाउट टेकिंग कि वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पहुंचा रहा है, ऐसी चीज़ें अगर आप डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर करते हो, सो ऑब्वियसली दीज ग्रांटिंग दीज ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस, इट कैन, जो आपकी जो सिचुएशन है फर्दर ऑब्वियसली थोड़ा और वो हो सकती है चिंताजनक, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि देखो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ये जो डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स हैं, एनवायरमेंटल असेसमेंट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने ऐसे इवेंट्स देखे हैं जैसे जोशीमठ उत्तराखंड के अंदर जो हुआ था, काफ़ी पिक्चर्स आई थी, राइट? सो ये सारी चीज़ें जो है ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अब यहाँ पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब आपको एक मेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से डेफिनेटली एक सवाल बनता है, ये आपके जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों पेपर 2 पेपर 3 से दोनों से आप लिंक कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर एक यूपीएससी के बेस्ड एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि डिस्कस द कंसर्न्स हाईलाइटेड बाय द एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, क्रिटिकली एग्जामिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, वहां पर आपको सिर्फ कंसर्न्स नहीं लिखने हैं, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है, आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव वे फॉरवर्ड सब मेंशन करना रहेगा। पॉजिटिव ऑब्वियसली यहाँ पर आप उनका जो प्रियम्बल है इस बिल का, वो आप दिखा सकते हो, और यहाँ पर this is also going for aiding national security, creating livelihood opportunities for those who are living on the periphery of the forest। so ये सब कुछ इसके अंदर included है। so these are the positive takeaways also from the forest amendment bill, right? so overall at last जब एक आंसर लिखो तो उसमें जरूर मेंशन करो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बैलेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर नीड टू बी बैलेंस बिटवीन दीज एक्टिविटीज विद while that of also with conserving the forest as well। ठीक है? सो इस तरीके से अपने आंसर को आप एक बना सकते हो, और मेक श्योर कि आप एक आंसर जरूर लिखें। मैंने आपको अब एक क्वेश्चन भी दे दिया है, सो नाउ यू कैन गो अहेड विद राइटिंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो ये सारा कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत ही सिंपल और लेमन टर्म्स में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है ओपनिंग ऑफ अ सेकेंड बैलेट ऑफ यंग प्रोफेशनल स्कीम फॉर इंडियन सिटीजन्स। क्या है ये स्कीम, क्या होगा इसके अंदर? लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बेसिकली ये यूके इंडिया की यंग प्रोफेशनल स्कीम है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कौन सी 2 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, राइट? सो दिस इज अ वेरी स्पेशल स्कीम दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज मेड विद इंडिया, और ये 2021 के अंदर ये डील जो है साइन हुई थी। ये इसके अंदर है क्या? इस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट
गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू यंग पीपल. जैसे आप यूके जाना चाहते हो, यूके जाके यू वांट टू लीव एंड वर्क फॉर 2 years, सो इसके अंदर ये स्कीम में है. सिमिलर गोज विद कि अगर वहाँ से कोई यहाँ इंडिया आके 2 साल के लिए आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पर, या यू वांट टू लीव हेयर एंड वर्क हेयर फॉर 2 years, तो ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम की तरह है ऑफ फॉर यंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, राइट. सो ऑब्वियसली इसका पूरा पर्पस जो ये भी है कि इट विल हेल्प बोथ टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कल्चर्स एंड गेन वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस. तो ये इंडिया पहली कंट्री है टू हैव दिस स्पेशल अरेंजमेंट विद यूके. अब इसमें ऑब्वियसली कुछ एलिजिबिलिटी भी रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ईजी और सिंपल होने वाला है. So it was conceived as a part of an India-UK migration and mobility MOU signed in migration and mobility MOU that was signed in May 2021, जैसे कि मैंने आपको बताया. And फिर further it was announced in November at G20 summit in Bali. 2023 में formally it was launched. अब होता क्या है, it will permit up to 3,000 of their degree holding citizens जिनकी एज एक तो 18 से 30 साल हो, डिग्री हो, to live and work इन ईच अदर्स कंट्री 2 साल के लिए. तो पहले तो दिस स्कीम मेक्स इंडिया द फर्स्ट वीजा नेशनल कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम. अब इस स्कीम के अंदर क्या होगा, पहले तो 18 से 30 साल के बीच में इंडियन सिटीजन होना चाहिए, राइट. अब वहां पे फिर यूके में जाके यू कैन लीव एंड वर्क फॉर 2 years एंड सिमिलर गोज विद कि यू कैन एंटर हेयर एज वेल. So it will enable the candidates to enter the UK at any time while their visa is valid and leave and return any time during their stay. Obviously आपके पास वीज़ा होगा तो उसके 6 months तक वैलिड रहता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है. सो अगर आपको इस स्कीम के लिए एलिजिबल होना है तो एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी सेविंग्स में यू शुड हैव 2,530 pounds, 18 से 30 years की आपकी एज होनी चाहिए, कोई बच्चा नहीं होना चाहिए. यू मस्ट नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 who live with you or whom you are financially supporting, right? सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली कि यू शुड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 जिसको आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो. एंड इन केस द एप्लीकेंट इज इशूड अ वीजा, दे मस्ट एंटर द यूके विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑन विच वीजा वॉज इशूड. जब वीजा इशू हुआ तो उसके 6 months तक दे कैन गो टू यूके. So once in the UK, the applicant can, what they can do, they can study for certain degree programs, post graduation के लिए, work in most jobs also, be self-employed, set up a company, right? As long as your premises are rented, your equipment is not worth and 5,000 pounds and you do not have any employees. तो basically यहाँ पर वहाँ जाओगे तो obviously आपके फिर आप वहाँ पर भी जब काम करोगे तो कुछ conditions होंगी ही सही. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. अगला जो आर्टिकल है वो है सी ग्रास को लेके, और बेसिकली यहाँ पर एक सी ग्रास और एक बाल्टिक सी. सो बात यहाँ हो रही है, सिटीजन डाइवर्स रीस्टोर द सी ग्रास इन बाल्टिक सी टू फाइट क्लाइमेट चेंज. एक तो इसको सी ग्रास क्यों कहते हैं, जैसे नॉर्मली लैंड पे ग्रास होती है ना, अब यहाँ से इस आर्टिकल से 2 चीज़ें लेके जानी है. एक सी ग्रास के बारे में पढ़ना है और एक बाल्टिक सी को मैप में देखना है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपने अभी तक जिन्होंने अपनी एटलस नहीं खोल रखी है, इसको इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए प्लीज़ अपनी एटलस खोल लो, और अगर नहीं खोली है तो खोल लो, नहीं तो इस सेशन के बाद ज़रूर देख लेना. तो ये आपके लिए एक मैप बेस्ड होमवर्क हो गया है जिसमें आपको बाल्टिक सी, उसके आसपास की कंट्रीज़, गल्फ, बाल्टिक सी कैसे किसे कहाँ कनेक्ट करती है, कौन सी स्ट्रेट एसोसिएटेड है. सो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मैप में दिख सकती हैं. सो मेक श्योर दैट यू गो टू मैप एज वेल. ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको यहाँ पर एक बार के लिए मैप दिखा दूंगी. पहले तो हम सी ग्रास के बारे में पढ़ लेते हैं. अब ये जो सी ग्रास है ना, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसको, पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसको सी ग्रास क्यों बोलते हैं. जैसे लैंड पे ग्रास होती है वैसे ही ये ग्रास सी में है, इसलिए इसको सी ग्रास बोला जाता है. तो पहले तो ये बात ध्यान में रख लो. ठीक है, पिक्चर माइंड में सेव कर लोगे तो आप ही के लिए आसानी हो जाएगी. तो मेक श्योर कि आप माइंड में पिक्चर सेव कर लें. अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बता देती हूँ, एडेड फीचर्स जो आपके बहुत काम आएंगे. लेट्स मूव अहेड. तो ये सी ग्रास आपने देख लिया, ग्रास ही है, सी के अंदर है. जैसे लैंड पे आप देखते हो ना फ्लावरिंग होती है, सीड्स, तो इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट ओनली that grows submerged in shallow marine waters. तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, shallow marine waters like bays and lagoons.
सो दे आर सो नेम बिकॉज मोस्ट स्पीशीज हैव लॉन्ग ग्रीन ग्रास लाइक लीव्स, तो वैसे इसलिए इनको सी ग्रास बोला जाता है. प्रॉपर रूट, स्टेम्स, लीव्स, दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, सीड, सब कुछ लाइक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सी ग्रास ऑल्सो फोटोसिंथेसाइज, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. वो अपना दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, right? So they evolved around 100 million years ago and there are approximately 72 different species of seagrass. कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? हर जगह except Antarctica. So they are found on all the continents except Antarctica. The tropical waters of Indo-Pacific hold very high diversity of seagrass. तो मतलब Indo-Pacific में काफ़ी आपको यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. और अगर वैसे इंडिया की बात करूँ तो मेनली कोस्टल एरियाज में इन द पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, तो गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर इन तमिलनाडु, तो ये आपको बेसिकली ये पूरा एरिया है पार्क स्ट्रेट का, गल्फ ऑफ मन्नार का, इंडो पैसिफिक का. एंटार्क्टिका को छोड़ के बाकी हर जगह यू विल फाइंड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स. ठीक है. रही बात बाल्टिक सी की, मैप में देख लो, ये है बाल्टिक सी जिसकी हम बात कर रहे हैं. और इधर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ गल्फ भी हैं इधर, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, तो ये आपको ध्यान में रखना कर पड़ेगा. और जो जो उनसी कंट्रीज लगती हैं, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, राइट, पोलैंड, रशिया, जर्मनी, डेनमार्क, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी रहेंगी. मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप याद कर पाओ. नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप. इट एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड फ्रॉम द लैटिट्यूड ऑफ सदर्न डेनमार्क ऑलमोस्ट टू द आर्कटिक सर्कल. सेपरेट स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप. तो वही मैप में देखोगे तो ये चीज़ें जितना ये सिर्फ पूरी लाइन मैप की है, देख लेना यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को कैसे ये इट इज सेपरेटिंग, और कौन सी स्ट्रेट है यहाँ पर जो बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन से, डैनिश स्ट्रेट. ब्रैकिश वाटर है, मतलब यहाँ पर जो वाटर सैलिनिटी है वो बाकी वर्ल्ड ओशन से कम है क्योंकि फ्रेश वाटर का इनफ्लो होता रहता है. देखो यहाँ पर फ्रेश वाटर का अगर इनफ्लो होता रहेगा तो ऑब्वियसली सैलिनिटी कम होगी ना. बॉर्डरिंग कंट्रीज डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना. कुछ गल्फ हैं जैसे गल्फ ऑफ बोथनिया टू द नॉर्थ, फिर ईस्ट में गल्फ ऑफ फिनलैंड एंड गल्फ ऑफ रिगा स्लाइटली टू द साउथ. तो ये मेजर गल्फ हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. बिना मैप के कुछ नहीं होगा, तो खुद से जाना और एक बार मैप की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना. मैप प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगला जो आर्टिकल है वो है नेशनल कोल इंडेक्स को लेके. अब बेसिकली क्या करता है नेशनल कोल इंडेक्स, क्या करता है नेशनल कोल इंडेक्स, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं. नेशनल कोल इंडेक्स has shown a significant decline of 33.8% in May 2023 at 157.7 points as compared to May 2022 where it was 238.3 points. तो क्या है नेशनल कोल इंडेक्स? नेशनल कोल इंडेक्स इज अ प्राइस इंडेक्स. कोल के प्राइसेस होते हैं ना, तो वो ये कोल इंडेक्स जो है ये बताता है. इट्स लाइक मतलब एक स्पेशल टूल, एक स्पेशल इंडेक्स दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्राइस ऑफ कोल. इट शोज कि हाउ मच प्राइस जो है कोयले का वो बढ़ा है, वो चेंज हुआ है, वो कम हुआ है, पिछले साल क्या था. सो जैसे अगर मई की बात करें, इस साल के मई की बात करें, तो कोल इंडेक्स ने शो किया है कि कोल के जो रेट हैं इट वेंट डाउन. मई 2022 में बहुत ज़्यादा थे, इस बार कम हुए हैं. इट वेंट डाउन बाय 33.8%. सो अब ये जो इंडेक्स है it is not just based upon one type of coal. It includes all kinds of coal prices. मतलब it includes coal prices from different sellers, auctions, even prices from coal that is imported from other countries, import prices, auction prices, notified prices, सब कुछ include होता है इसके अंदर. It is composed of a set of 5 sub indices, 3 for non-cooking coal and 2 for cooking coal. ये क्या है बता दूंगी. बेस ईयर 2017-18 है, उस बेस ईयर से आप रेट देखते हो. सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली एक रिलायबल इंडिकेटर है जब आप डिसीजन लेना चाहते हो. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि पहले तो आपको ये बताएगा ना कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कोल मार्केट, प्राइस अब जा रहा है, कब प्राइस ऊपर गया, कब प्राइस नीचे गया, मार्केट कैसी इट इज डूइंग. सो इट हेल्प्स टू मेक स्मार्ट डिसीजंस अबाउट बाइंग इट कोल एंड सेलिंग द कोल, राइट. अब रही बात, 2 कोल है, एक नॉन कुकिंग कोल है और एक कुकिंग कोल है. इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए. कुकिंग कोल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज मेटलर्जिकल कोल. स्टील मेकिंग में, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इट इज मेनली यूज्ड वेयर व्हेन हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. कुकिंग कोल जो है वो इट टर्न्स इनटू कोक,
राइट. सो विच इज़ वेरी क्रूशियल कॉम्पोनेंट इन द स्टील मेकिंग प्रोसेस. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका ऐश कॉन्टेंट लोअर है और कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट टू लो. नॉन कुकिंग कोल जो है, इसको थर्मल कोल भी बोलते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इन पावर प्लांट्स वहाँ यूज होता है. व्हेन इट इज बर्न इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी एंड दिस इज यूज टू जनरेट द स्टीम टू रन टर्बाइंस, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ऐश कॉन्टेंट ज़्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू ही हाई है. ठीक है, तो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे, एडिटोरियल क्लियर हो गया होगा और उसका आंसर ज़रूर लिख लेना. मैंने मेंस के लिए आपको एक सवाल दिया, मतलब मेंस ओरिएंटेड. सो मिलेंगे अगले सेशन में. एंड सेशन कैसा लगता है डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन ऑल्सो. कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना बाय लाइकिंग दिस सेशन. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. थैंक यू. टेक केयर. गुड लक. गुड विशेस. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट.